पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, सैलानियों की मौज है, लेकिन इस बर्फ का असर मैदानी इलाकों खासकर पूरे उत्तर भारत पर दिखाई दे रहा है। कहीं घना कोहरा तो कहीं तापमान में भारी गिरावट। यहाँ तक कि पश्चिम भारत में मुंबई और राजस्थान का ठंड से बुरा हाल है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आज अपने शो कंज्यूमर इज किंग में हम बात करेंगे ठंड, कोहरे और हवा की खराब होती गुणवत्ता की। देश की राजधानी दिल्ली में आज मंगलवार की सुबह शीतलहर से लोग ठिठुरते हुए दिखाई दिए। सुबह का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज रात दिल्ली में पारा न्यूनतम 1 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन में भले ही धूप आंख में चौली खेल रही हो, लेकिन हवा सर्द बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते सर्दी का सितम रहेगा। शीतलहर और कोहरे की मार झेलनी पड़ेगी। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ सीकर में तापमान -4.7 डिग्री तक लुढ़क गया है। लेकिन लोगों की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। ठंड के साथ साथ हवा की खराब होती गुणवत्ता भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। मुंबई समेत देश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ठंड की ये मार कब तक सहनी पड़ेगी? आने वाले दिनों में पारा और कितना गिर सकता है? ठंड के साथ साथ खराब होती हवा की वजह भी समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि ठंड और खराब गुणवत्ता वाली हवा से क्या दिक्कतें हो सकती है, किन बीमारियों का खतरा हो सकता है, खुद को इस मौसम में सुरक्षित कैसे रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें। तो ये है वो मुख्य सवाल जो हम इस शो के जरिए आज पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चले, उससे पहले आइए सुनते हैं कि इस कड़कड़ाती ठंड पर लोगों का आखिर क्या कहना है। ठंडी हवाएं मौसम की वजह से सब कुछ हो रहा है। समय पे हर कोई अपनी ताकत दिखाता है, मौसम भी अपनी ताकत दिखा रहा है। वैसे सर्दी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉल्यूशन तो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन से तो लोगों का दम घुटता जा रहा है। इस पॉल्यूशन पर तो नियंत्रण करना चाहिए सरकार को। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोहरा भी बढ़ रहा है, 4-5 दिन से ज़्यादा है। पॉल्यूशन में क्या है कि एक तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है और दम घुट रहा है लोगों का, ये सिस्टम है। घर से बाहर निकलना तो लोगों की मजबूरी है, घर से तो बाहर निकलेंगे ही, ड्यूटी जाने वाले हैं। अब वो आग में भी नहीं बैठ सकते, ऑफिस भी जाना है, किसी को कहीं भी जाना है। चाय की यहाँ बिक्री ज़्यादा हो रही है हमारे, और ठंड कुछ बहुत ज़्यादा है। ये है कि अपने सर्दी से बचने के लिए, हाँ जी, सर्दी से बचने के लिए सिर्फ एक सहारा चाय ही है इस टाइम। चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्टों से, क्योंकि जिस तरह से आपने लोगों की बात सुनी है, कड़कड़ाती ठंड, ऐसे में परेशानियां हो रही हैं और सेहत को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ RK जिनामनी, सीनियर साइंटिस्ट IMD, डॉक्टर अनिमेश आर्या, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर परितोष बघेल, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, SL रहेजा हॉस्पिटल मुंबई, और स्टालिन दयानंद, एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है। और डॉक्टर अनिमेश, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? परफेक्ट। ऑलराइट, स्वागत है आपका डॉक्टर अनिमेश। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अचानक से तापमान इतना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठंड बढ़ रही है और दूसरी तरफ हवा की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। साफ तौर से उत्तर भारत के ऐसे कई प्रांत हैं जहां पर लोगों को इस शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है और जो प्रेडिक्शंस भी हुए हैं वो यही बताते हैं कि कम से कम 1 हफ्ता ये शीतलहर और लोगों को परेशान कर सकती है। अब ऐसे में किस किस तरह के केसेस आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़रा हमको बताएं। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो इस शो में सभी का स्वागत है। और चूंकि हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन से डील करता हूं मैं, तो इस समय हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक से कॉमन फीवर और उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंजा वैरायटी है, इन्फ्लुएंजा A और B, उसके केसेस सबसे ज़्यादा अधिक पाए जा रहे हैं। और ये स्मॉल छोटी सी एक फीब्राइल इलनेस या 1-2 दिन का फीवर से लेके खांसी जुकाम से काफ़ी सीरियस निमोनिया की तरफ भी बढ़ सकता है। और ठंड ज़्यादा होने से वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा है और उसमें लोगों की इम्यूनिटी
डाउन होने से और हमारे थ्रोट में एक्चुअली में इस ठंडी हवा के प्रकोप से फ्लू के केसेस ज़्यादा हैं। और सेकेंडरी अगर देखें तो ठंड की वजह से सिंपल कॉमन कोल्ड और प्रदूषण साथ में मिल जाता है, तो थ्रोट इरिटेशन और आंखों में जलन और एस्थमा के बढ़ते हुए केसेस ये काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर इस पर हेल्थ एंगल पर हम वापस से एक बार आएंगे। उससे पहले स्टालिन जी से मुझे ये समझना होगा, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि तापमान, इनफैक्ट ये हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वेदर चेंज हो रहा है वो काफ़ी इंटेंस होता हुआ जा रहा है। स्टालिन जी, आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, अगर ठंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। अब ऐसे में फ़िलहाल जो शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है ये अचानक से, क्योंकि देखिए जनवरी में हम देखते हैं कि कम से कम 15 तारीख के बाद नॉर्मली जो होता है ठंड थोड़ी सी कम होने लगती है और हम समर में एंटर कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि दिसंबर एंड और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और इस साल ये उससे भी ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि पारा माइनस में जा रहा है। आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से हानिकारक है पूरे एनवायरनमेंट के लिए। सेहत के असर पर तो हम आगे बात करेंगे ये दोनों डॉक्टर्स से। स्टालिन जी आप शायद म्यूट पर हैं। स्टालिन जी आप शायद म्यूट पर हैं। हाँ, मौसम का जो तीव्रता है वो हर साल ब साल खराब होता जाएगा और ज्यादा ठंड लगेगी, ज्यादा गर्मियों के मौसम में गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपने देखा हो तो पिछला साल मुंबई जैसे शहर में 40 के करीब पहुंच गया था तापमान, और इस साल तो 13 डिग्री से भी कम हो गया था ठंड में। तो ये जो फिनोमिना है या फिर ये जो एक पैटर्न बन गया है वो आने वाले सालों में बढ़ता जाएगा, और मौसम का कोई आप ये नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको तैयारी रखनी है। लेकिन अगर आप देखें तो जो कुछ बीमारियां हो रही है लोगों को और जो लोग परेशान हैं, उसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान है इनको परेशान रखने में। अगर आप जाइए, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, आप जाके कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर देखिए, वहां पानी का छिड़काव नहीं होता। यानी जो धूल होता है और सीमेंट के जो कण होते हैं वो हवा में रखने का काम सरकारी एजेंसियां और बिल्डर्स करते हैं, और इसी की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। सिर्फ ठंड की वजह से नहीं है, ठंड में जो ठंडी हवा में जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है हमारे कामों की वजह से, जो डेवलपमेंट के नाम से जो कर रहे हैं विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर, यानी जैसा मैंने कहा कि आपको पानी का छिड़काव करना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो तो होता ही नहीं है। कहीं पे भी रास्ते खोद दिए जाते हैं और उसके बाद वो मिट्टी सब जगह फैलाया जाता है। तो ये प्रदूषण की वजह से तकलीफ हो रहा है। मौसम की तीव्रता की जो बात कर रहे हैं वो हमें इसको साथ, इस सत्य के साथ रहना ही पड़ेगा और इसको मान के चलना पड़ेगा कि मौसम आने वाले सालों में बद से बदतर होता जाएगा और हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते। चलिए, जैसा कि आपने समझाया कि ये इसका तो सामना हमें करना ही पड़ेगा, मतलब साल दर साल और भी ज़्यादा हम मौसम में तेज़ी से बदलाव देखेंगे। डॉक्टर पारितोष, अब अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हेल्थ को लेकर कंसर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। कुछ जिक्र किया शुरुआत में डॉक्टर अनिमेश ने। मुझे ये बताएं, आप एक जनरल फिजिशियन है, अब ऐसे में सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, जब भी मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं सर्दी ज़ुकाम बुखार बहुत आम है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब की बार जो सर्दी जुकाम हो रहा है वो बहुत लंबा चल रहा है। पहले तो 3 दिन का समय हुआ करता था, ठीक होने में लग जाते थे, लेकिन अब 7 दिन और उससे भी ज़्यादा, अब तो 1-1 महीना हम देख रहे हैं कि लोगों की खांसियाँ नहीं जा रही है, लोगों का जुकाम नहीं जा रहा है। सुबह उठते हैं तो लोगों को छींकें लगातार आती हैं। इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब स्टालिन जी जो समझा रहे हैं कि मौसम और हर साल हम देखेंगे कि इंटेंस होगा, किस तरह से ये अब पूरी जो कहानी है कहीं ना कहीं आपके ऊपर आके ठहर जाती है कि आपको ही अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने बताया है कि वेदर एक्सट्रीम होने ही वाला है आगे चल के, और इसकी वजह से हेल्थ पे काफ़ी असर देखा जाता है। और जब भी वेदर एक्सट्रीम चेंज होता है, जब एक्सट्रीम वेदर जैसे कि खूब गर्मी और खूब सर्दियां जब एक्सट्रीम में आ जाती हैं, तब पॉपुलेशन को, पब्लिक को काफ़ी तकलीफ होती है। स्पेशली इसमें चिल्ड्रन, छोटे बच्चे और जो एल्डरली हैं या जिनको पहले से एलर्जिक कॉम्प्लिकेशंस है या एलर्जी की शिकायत है, एल्डरली पॉपुलेशन है, इनको
इस दौरान बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ती है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि डॉक्टर अनिमेश ने भी बताया। हम अभी फ्लू का काफ़ी केसेस हम फ्लू के देख रहे हैं, और जो ये सर्दी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, साथ में आई इरिटेशन, नेज़ल इरिटेशन, ये सारी चीज़ें हम हमारे पेशेंट में देख रहे हैं, और इसका सभी का कारण ही एक्सट्रीम वेदर है। और इसके लिए पार्टली, जैसा स्टालिन जी ने कहा, कि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। पॉल्यूशन की मात्रा भी बढ़ चुकी है, काफ़ी पॉल्यूटेंट्स हमारे एयर में हैं, और सर्दी उसको एक्सरसेबेट करती है। तो एक तो डॉक्टर अनिमेश, एक तो मौसम बदल रहा है, खूब ठंड पड़ रही है और साथ में हवा की क्वालिटी भी ख़राब है ना? तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है डॉक्टर अनिमेश, ये किस तरह से आपके पूरे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इम्पैक्ट करता है? किस तरह की शिकायतें हम और बढ़ती हुई देखेंगे? हमारे साइंटिस्ट साहब ने बताया कि दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी खराब से और खराब और बदतर होती जा रही है, और हमें स्वयं ही इसका ख्याल रखना है और बचाव करना है। और इसमें जैसा कि आपने एक कार्टून भी दिखाया जिसमें कि लोग अपने सर्दी से बचने के लिए काफ़ी बायोमास फ्यूल का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि पुरानी लकड़ियां हैं, कागज़ हैं, उसमें डीजल डाल के भी गर्मी का लाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक तरह से लाचार एवं मजबूर है। तो जो people who cannot afford एक good air quality in the house with air purifiers या heater या warmers, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा संजीदा मामला और खतरा है कि ठंड, जिसमें कि आपके बॉडी के लंग्स के डिफेंसेस, पर्टिकुलरली हमारा जो म्यूकस, जो ल्यूब्रिकेटिंग म्यूकस या हेल्दी एक फ्लूइड बनता है जो बैक्टीरिया ट्रैप करके बाहर फेंकता है, वो वीक पड़ जाता है। और ऊपर से प्रदूषण जो हम इनहेल करते हैं, वो इन सब चीज़ों को हमें ज़्यादा और प्रकोप में लाने के ऊपर मजबूर करता है, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस और कॉमन कोल्ड, इवन कोल्ड या कोल्ड वेव से जो हमारे लंग्स में एक आघात होता है, एस्थमा अटैक, सीओपीडी का अटैक, फ्लू से और दूसरे अन्य रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस चिल्ड्रन में। तो इन सब से बचने के लिए तो देखिए सबसे ज़रूरी है कि जैसा सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक्शन है, दिल्ली सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है। व्यक्तिगत तौर पे हमें भी कुछ इस तरह से करना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द इस तरह के स्टबल बर्निंग या बायोमास फ्यूल बर्निंग को प्रमोट ना करें, और समाज सेवकों लोगों को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, लोअर तबके के लोगों को थोड़ा वार्म एरिया में रखने के लिए, कुछ गैस सप्लाई वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक लार्ज मास स्केल पे, अगर हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट होना है तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवं निमोकॉकल या निमोनिया का वैक्सीन जो काफ़ी दिनों से अवेलेबल है। और जैसा कि हमने देखा कि हमारा देश आज एक तरह से चौथी या पांचवी वेव से कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज से बचा हुआ है। तो इसी तरह से फ्लू का वैक्सीन अगर एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बन के आगे आता है तो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये कहना चाहूँगा। अनिमेश, ये फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन के बारे में आप जानकारी हमें और दे पाएंगे? बिकॉज इसको लेके जागरूकता बिल्कुल ना के बराबर है। फ्लू शॉट्स हमने सुना था कि विदेशों में, यूएस, अमेरिका में, यूके वगैरह में लोग लेते हैं, लेकिन भारत में भी अब इसका चलन शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन उसको लेके जागरूकता इतनी कम है कि लोगों को एक तो ज़रूरी नहीं लगता है कि इस तरह का कोई फ्लू शॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा आपने कहा वैक्सीनेशन है, और निमोनिया तो ये किस तरह के लोगों को लेना चाहिए? क्या हर उम्र के लोग इसको ले सकते हैं? क्या बच्चे ले सकते हैं? जरा इसके बारे में हमको जानकारी दें। जी हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा एक फैमिली का वायरस है, और कोविड वायरस भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और हमें जब भी कोविड आया तो सब लोगों ने पैंडेमिक फ्लू जो 1905-1910 के बीच में आया, उसमें कई करोड़ों मौतें हुई पूरे इंडिया में, 50% ऑफ वर्ल्ड्स डेथ्स हुई, तो उसका सबने याद दिलाया हमें। और उसके बाद फिर WHO ने सबके मदद से एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डेवलप किया। और इन्फ्लुएंजा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें काफ़ी डिफरेंट वायरल स्ट्रेन्स या अलग अलग पार्टिकुलेट मैटर हैं जो हर साल चेंज होते हैं। और ये हमारी इक्वेटर जो है, मर्द रेखा जो है पृथ्वी की, उससे ऊपर कुछ अलग वैक्सीन के स्ट्रेन्स होते हैं, उसके नीचे कुछ अलग होते हैं। पर पिछले 2 सालों से लगभग वैक्सीन स्ट्रेन सामान्य है, और इन सबको मिला के
जो फ्रांस का एक पास्चर इंस्टीट्यूट है, वो एक वैक्सीन डेवलप करता है जो पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। अब नॉर्मली इसको यूज करने के लिए हमें 4 से 6 महीने की प्रयोग का समय लगता है कि जब इम्यूनिटी डेवलप हो, और इससे कोई 70% बचाव होता है फ्लू के सीरियस इलनेसेस से, कॉमन इलनेसेस से, और जिससे कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना कम होती है और सीरियस इलनेस की संभावना कम होती है। आपको एक और चीज याद दिलाना चाहेंगे कि 2009 में जब पैंडेमिक स्वाइन फ्लू आया था H1N1, तब बहुत लोग हताहत हुए थे, और इसी कारण से क्योंकि स्ट्रेन एकदम अचानक बदल गया था। तो उस समय भी यही बात चलती थी कि अगर हमारी पॉपुलेशन एक जनरल इन्फ्लुएंजा से वैक्सीनेटेड होती तो हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा होती तो शायद हम लोग इसमें नहीं फंसते या ज्यादा लोग बीमार नहीं होते। तो यही सोच से अब ये देखा गया है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो 55 से वर्ष से ऊपर लोग हैं उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिजीज, एज एंड कास्ट और एनीथिंग, वो सबको देना चाहिए या लेना चाहिए। इन्फेंट्स को जरूर लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर लेना चाहिए, एवं जो व्यक्ति डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक डिजीज या हार्ट डिजीज से संक्रमित है, या जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी वजह से वो कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस या किसी भी कारणवश स्टीरॉइड से बीमारी होती है, उसका सेवन कर रहे हैं, उन सबको देना चाहिए। निमोनिया वैक्सीन भी इसी तरह से 2 किस्म का है, जिसमें कुछ स्ट्रेन होते हैं, निमो 23 और निमो प्रेवनार 13 जी। वो एक 5 साल में लगता है 2 बार साल में, और एक आजीवन का वैक्सीन है, वो भी इसी तरह की पॉपुलेशन में देते हैं। तो धीरे धीरे सरकार इसको पब्लिक लेवल पे या कॉमन मासेस लेवल पे लेके जा रही है, और कॉस्ट एक कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी इसका प्रचलन नहीं है, और लोग सेल्फ में काफी जागरूक है, पर्टिकुलरली जो मिडिल और हायर इनकम एज ग्रुप। वही मुझे पूछना था। तो डॉक्टर पारितोष, ये दोनों वैक्सीन्स की कॉस्टिंग कितनी होगी और कहाँ जाकर लगाया जा सकता है? कि आपके लोकल फिजिशियंस के पास आप जाकर लगा सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं? जैसा कि बताया कि डॉक्टर अनिमेश ने कि जागरूकता जो है पब्लिक में तो नहीं है, साथ ही साथ कई मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी इसका रेगुलर यूज नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो हर साल में एक बार लगनी चाहिए, स्पेशली चिल्ड्रन बच्चों में तो डेफिनेटली लगनी चाहिए, इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली जो लोग हैं अबव 55, या जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, COPD, लंग की बीमारी या कोई कैंसर या कोई स्टेरॉइड की दवाई चल रही है, उन्होंने तो डेफिनेटली साल में एक बार ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए। आइडियल टाइम जो है इस वैक्सीन का लेने के लिए जनरली इन आवर कंट्री शुड बी बिफोर द स्टार्ट ऑफ मानसून्स के पहले लेंगे, तो जिससे कि जो इन्फ्लुएंजा है जिसके केसेस जनरली मानसून्स और विंटर सीजन में बढ़ते हैं उस पर रोकथाम की जा सकती है। दूसरी है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसके लिए हम 2 तरीके की वैक्सीन है, PPSV 23 एंड प्रेवनार 13। सो वो भी हमने एक बार लेनी है, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिनको अंडरलाइन कोई डिजीज है, उन्होंने तो डेफिनेटली लेना चाहिए ये। और ये सारी की सारी वैक्सीन आपके लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप ले सकते हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल दोनों ही। और आप जब ये अपने जो आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो फैमिली फिजिशियन है, उससे जब आप डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसा सुना है कि ये वैक्सीन भी लेना ज़रूरी है और इससे हमारी कई सारी इन्फेक्शन, निमोनिया इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हम टाल सकते हैं, तो ही विल डेफिनेटली रिकमेंड टू यू कैसे लेना है आपने। एयर क्वालिटी पे मुझे बात करनी है, और स्टालिन मुझे ये समझाएं, हमेशा सर्दियों में तो हम देखते हैं दिल्ली, NCR, पंजाब सुर्खियों में रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुंबई हो, बैंगलोर हो, यहाँ भी जो AQI है, जो हवा की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो भी ख़राब हो रही है। लोगों ने यहाँ पर भी अपने घर में एयर प्योरीफायर्स अब रखने शुरू कर दिए हैं। तो ये कहानी केवल दिल्ली, NCR और पंजाब की तो है नहीं, हम देख रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में भी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। और केवल सर्दियों का मामला है नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में और सभी मौसमों में हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी खराब है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि जो पोल्यूटेंट्स है, जिस वजह से बीमारियां हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब का जो सलाह है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूं कि पोल्यूशन जो है उसको अगर हम सॉल्व करें तो शरीर अपने आप संघर्ष करके ठीक रखता है सेहत को, लेकिन जब तक हम उस
प्रदूषण करने वाली चीजों को नहीं हटाएंगे हवा से, तब तक तो मुश्किल ही है। और अब मुंबई जैसे शहर में, आज मुंबई की हालत इतनी खस्ता हालत क्यों है? क्योंकि आप देखिए मुंबई में आकर के हर एक सड़क खुदा हुआ है, हर एक सड़क खुदा हुआ है, और कहीं पे और बिल्डिंग पे हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सीमेंट के डस्ट और मट्टी, और इसके साथ में क्या हो रहा है, ये जो काम चल रहा है रास्तों का, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने से जो गाड़ियों में से जो निकलने वाला एग्जॉस्ट है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब मिला करके एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बन गया है हवा में। जब तक हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम हर बार दवाई लेते रहेंगे, नहीं तो बीमार होते रहेंगे, और इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमें हमारा जो स्टाइल है डेवलपमेंट का उसको चेंज करना पड़ेगा। आप एक मुहिम चलाइए, मैं आपका टीवी चैनल से भी अनुरोध करता हूं कि आप ये जो हर कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी का फवारनी या छिड़काव करना बहुत जरूरी है, और इसी से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बॉम्बे में तो कोई क्रॉप बर्निंग का इश्यू नहीं है, फिर क्यों हो रहा है? और मुंबई का हवा दिल्ली से कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और मुंबई में आज के तारीख में 99 आउट ऑफ 100 पीपल में, 100 में से 99 लोग आज बीमार है। उनको कुछ ना कुछ सर्दी, खांसी और गले का इरिटेशन जो है, ये है प्रॉब्लम। तो हमें वो पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। हम दवाई तो लेनी चाहिए, डॉक्टर बेहतर जानते हैं जान कैसे बचाना है, लेकिन बीमार न होने के लिए जो करना चाहिए वो हमारे हाथ में हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें सरकार के ऊपर दबाव बना करके इन चीजों को, यानी जो हवा में प्रदूषण फैल रहा है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं उसमें ध्यान देना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे हमें जड़ तक पहुंचना चाहिए, और जड़ तो यही है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब हर आम आदमी के पास तो समय है नहीं कि वो सरकार के ऊपर दबाव डाले और उनका दरवाजा खटखटाए और बोले कि चलिए रातों रात आप जादू कर दीजिए। जो आप कर सकते हैं वो है अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और वही हमारे डॉक्टर पैनलिस्ट भी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। बहरहाल डॉक्टर अनिमेष, अब ये तो हमने कड़ाके की ठंड की बात कर दी, ठीक है। अब जो प्रेडिक्शन हुआ है उसके मुताबिक हफ्ता 2 हफ्ता ये ठंड रहने वाली है। उसके बाद एक सीजन आएगा जो ट्रांजिशन सीजन होगा, जहां पर हम गर्मियों में एंटर करेंगे, और वो भी एक ऐसा समय है जहां लोगों की तबीयत बहुत खराब होती है, और इस तरह से होती है कि अगर कोई एक इंसान छींक मारे उसके साथ साथ 10 लोगों को जुकाम हो जाता है। वो फैलता इतना जल्दी है ना। तो उससे भी तो हमें बचना होगा। ठीक है, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, वो आपको लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एहतियात बरतना चाहिए। क्या वो समय वापस आ गया है जब आप बाहर निकलें और आप मास्क पहन के निकले? मास्क तो खैर हमारी लाइफ का एक बहुत जरूरी अहम हिस्सा हो गया है। कोविड हो या ना हो, डॉक्टर निमेश, आपको लगाकर घूमना ही चाहिए, क्योंकि मौसम में बदलाव होते रहेंगे, और जिस तरह से हम बाहर निकलते हैं और जितना एक्सपोजर होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वायरस और बैक्टीरिया आप पर हावी हो ही जाएगा। तो इसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक मास्क तो हैबिट बन गया है, बल्कि एक आम नॉर्म बन गया है। और क्योंकि जब भी कोई खांसता है या छींकता है, हमारे अभी भी खांसी के या छींकते समय जो पर्सनल एटिकेट्स हैं, जैसे हमें अपने नाक को अपने फोल्डेड हैंड से कवर करना है, या रुमाल से या टिश्यू पेपर से कवर करके उसको दूसरी जगह कहीं डिस्पोज करना है, ये अभी तक हमारे इसमें एक नेचुरल एक्शन नहीं बना है। तो जैसा आपने बताया कि मार्च अप्रैल में दोबारा ये मौसम परिवर्तन से आएगा, तो यूजुअली उस समय एलर्जीज ज़्यादा देखी जाती हैं, और चेंज ऑफ वेदर में बच्चों में एक कॉमन कोल्ड जो कि दूसरे वायरसेस से होता है, एडिनो वायरस से, वो भी काफ़ी देखा जाता है। और एक व्यक्ति जब छींकता है तो उसका जो फोमाइट्स या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो 3 मीटर तक स्प्रेड करता है। और अगर वो एक कमरे में छींकता है तो उस कमरे में उस चीज का प्रवाह कम से कम 3 से 5 मिनट रहता है। हवा में ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते गिरते फिर वो फोमाइट्स बन के वो धीरे धीरे सेटल करते हैं। तो इसलिए जब भी हम ऐसे ही हो तो हमें बाहर चले जाएं ओपन एरिया में, या हम मुंह पे इस तरह से फोल्डेड हैंड से कोहनी में अपने नाक को दबा के छींकें या खांसें, और उसको टिश्यू पेपर से वो कवर करके वो करें। और वही है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, जैसे आपने कैप्शन दिया कि सर्दी खांसी जुकाम से बचे, पर ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा। हमें ऐसी वस्तुओं का सेवन करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसमें जैसे येलो, रेड, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसमें बीटा कैरोटीन होते हैं, या कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, या हमारे स्प्राउट्स हैं, या फिर पॉरेज या दलिया है, ओट्स हैं।
तो इस तरह चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो आम उपलब्ध है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जैसा कि हमारे साइंटिस्ट साहब ने कहा कि उस समय भी जब प्रदूषण ना भी हो पर हवा चलती है, तो उस हवा चलने में जो एलर्जीज देखी गई हैं वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में वीट एलर्जी, क्योंकि वीट कटा हुआ होता है तो बहुत कॉमन होता है। तो आप अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं कि सेम डेट्स पे अप्रैल के महीने में अगर वो 4 अप्रैल को बीमार हुआ है तो व्यक्ति हर साल 4 अप्रैल को बीमार हो रहा है, 17 अप्रैल को, तो इस तरह से वो चलता रहता है। तो जो फैलाव या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कट पैडी या कट वीट है उसको किसी तरह से एक रोकना चाहिए। और उस समय भी कुछ लोअर टेम्परेचर जोन्स बन जाते हैं जहाँ पे कि प्रदूषण एवं ये जितने भी चीज़ें हैं वो सारी गैदर होती हैं। और जैसा सर ने बताया कि ये सारी चीज़ें उड़ के हमारे जो व्हीकल पॉपुलेशन ये सब रोड्स के साइड में इकट्ठी हो जाती है और वापस फिर दोबारा आ जाती है। बिल्कुल। तो पीपल हु आर स्टेइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड आर मोस्ट एक्सपोज्ड। Children who are going to school by the walking or cycling, they are most exposed by this side stream pollution on the sidewalks. So उसको भी हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जब तक प्रदूषण की ये समस्या सुलझ नहीं जाती है तब तक आपको खुद का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के आपको शॉट्स लेने हैं, यानी आपको फ्लू शॉट लेना है, और बाकी खान पान का ख्याल रखना है, अपने एक्सपोजर का ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।